Good evening, everyone. Very good evening, beta. Good evening. So we are on the fourth topic today, right? So probability is over. Matrix determinant आप कर चुके हो, तो we are going to begin vectors today. अभी भी कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, क्या बात है भाई? ओके, तो लेट मी बिगिन. एज यूजुअल कुछ लोग जो है यंग मैन वाली एंट्री देते हैं लास्ट में. ठीक है साहब. तो वेक्टर्स में एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है ना, वेक्टर इज नॉट न्यू टू यू इन फैक्ट, बिकॉज विदाउट वेक्टर्स यू कांट डू फिजिक्स. तो सिंस बिगिनिंग ऑफ योर +1 फिजिक्स यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, राइट? सो ऐसा नहीं है कि हम बोले कि ये टॉपिक बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करना है आपको. आपको काफ़ी कुछ आता है. हाँ, 11th की फिजिक्स में भी किया होगा. नहीं किया? 11th फिजिक्स में वेक्टर तो किया ही होगा. यस सर. हाँ जी. तो कहने का मतलब मैं इस टॉपिक में आपसे पढ़ सकता हूँ. है कि नहीं? पहले आप मुझे पढ़ाएंगे वेक्टर्स, और उसके बाद में हम मैथमेटिकल जो जो फिजिकल एस्पेक्ट है वेक्टर का ना, इट्स नॉट ऑल सेम, बट इट्स नॉट मच डिफरेंट. देर आर फ्यू थिंग्स विच आर डिफरेंट than the pure vector. Pure mathematical part is different, but practical aspects are almost same. What you did what you did in physics means around 25% is same, and 25-30% is same, and 60-70% are different. Anyway, जैसे आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी. फिजिक्स में हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स, एंड you might have done the two kind of products like dot product or scalar product and cross product, that is vector product. Yeah. So those things you know only the practical aspect, how it is used in physics, right? But here you have to understand it in a more general way. So let me start by asking few things to you, and I'll try to understand what you are aware of, क्या क्या बातें आपको आती हैं, तो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा डिस्कशन. तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, दैट बिकॉज व्हाट इज वेक्टर, तो आप बोलेंगे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इजंट इट? सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? बिकॉज आपके फिजिक्स का जो स्टडी स्टार्ट हुआ होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा. यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, और उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज. तो anyone in the class who can let me understand what do you mean by physical quantities? फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? सर वो क्वांटिटीज जो लॉज ऑफ फिजिक्स को मतलब स्टडी करने में हेल्प करती हैं. हाँ, एनी क्वांटिटी विच, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है जो कोई चीज को क्वांटिफाई करे, मेजर करे, राइट? सो द क्वांटिटीज विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल वर्ल्ड, to measure certain things and relate, correlate, compare and use it for our purpose, those quantities are called physical quantities. Very good, सही बोला आपने. अब फिजिकल क्वांटिटीज प्राइमरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. आई होप you all know that physical quantities are divided into two categories broadly, although वैसे तो तीन कैटेगरी बोलते हैं, बट मैं दो ही कैटेगरी प्राइमरीली लेके चलूं. तो वन इज कॉल्ड स्केलर एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर, डेफिनेटली. सो स्केलर क्या है ये तो आप जानते हो, व्हाट इज स्केलर? तो स्केलर्स आर, कोई एक बच्चा बताएगा स्केलर क्या है?
हाँ ठीक है, मानसा ने बोला समथिंग विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, करण ने बोला विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. Do you know, are you aware of some scalar quantity which has magnitude as well as direction both? सर करंट. Definitely not velocity. Velocity is a vector quantity. Electric current definitely. तो ये बोलना कि scalar quantity have only magnitude ये पूरी तरह से सही नहीं है, but still we define like this, like that only, that the physical quantity which has only magnitude, means we do not require anything else than the magnitude to completely describe a quantity. Then such quantity is called physical quantity, scalar physical quantity. For instance, time, distance, mass, volume, density, temperature, energy, right, work. तो ये सब क्या है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड या उनकी क्वांटिटी की जरूरत होती है. We do not need the sense of direction to understand them. अच्छी बात है. या भाई अगर मैं कुछ भी बता रहा हूं, अगर उसको आप नोट करते हो तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं बता रहा हूं मैं. ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, नथिंग ऑफेंसिव, और आप नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नोट करते जाइए. वैसे हैबिट आपकी बननी चाहिए कि जब कोई भी टॉक चल रही हो, कोई लेक्चर चल रहा हो, तो उसमें कुछ अच्छी बातें हैं उसको शॉर्ट हैंड में नोट करते जाओ, राइट. तो स्केलर क्वांटिटीज समझ में आ गई, आपको पहले से भी पता है. नाउ लेट्स कम टू द वेक्टर क्वांटिटीज. हाउ डू डिफाइन वेक्टर? एनीवन इन द क्लास हु कैन डिफाइन व्हाट इज वेक्टर? सो कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया. अर्शिता ने बोला कि द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. But as we were discussing a moment back, that a quantity which has magnitude as well as direction, it is not definitely always a vector quantity. For instance, electric current. So it should also have one more property, that it obeys the law of parallelogramic addition. हाँ, एक ही बात है, वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ एडिशन भी उसी को बोलते हैं. तो आप लिख देंगे a physical quantity having both magnitude as well as direction and that obeys the triangle oblique parallelogram law of addition is called vector quantity. Electric current, in spite that it has magnitude and direction, it doesn't obey that law. That's why it is not a vector quantity, right? For example, we have force, we have displacement, we have velocity, we have acceleration, momentum, electric field intensity, magnetic field intensity, etc., etc. तो ये जो है, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इनमें डायरेक्शन भी होता है, और ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करते हैं. ठीक है. अब आप में से किसी मित्र ने बोला टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्वांटिटी इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है. एक्चुअली वेक्टर्स having more than 3 dimension are called tensors. तो उसको हम अलग से उसकी बात नहीं करेंगे. Moreover, they are none of our concern right now. अब यहाँ एक बात आई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, तो यहाँ से डिस्कशन शुरू होगा जी. व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? डज एनीवन नो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम says that whenever, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, whenever two physical quantities, whenever we have two physical quantities which are described by two adjacent sides of a parallelogram, both in the sense of magnitude as well as direction. I repeat, मैंने क्या बोला? Suppose हमने बोला कि एक parallelogram है. Parallelogram क्या होता है? एक quadrilateral होता है जिसकी opposite edges जो हैं वो parallel होती हैं और equal length की होती हैं. तो अगर एक पैरेललोग्राम है, सपोज ओ ए बी सी, ओ ए सी बी, इट इज अ पैरेललोग्राम. सो देयर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज. वन क्वांटिटी आई कॉल इट ए. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ओ ए ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो अगर मैं बोलता हूं ए है जिसका मैग्नीट्यूड है लेंथ ओ ए और डायरेक्शन है टूवर्ड्स
A from O. Another physical quantity is OB, जिसका मैग्नीट्यूड है OB लेंथ एंड डायरेक्शन है फ्रॉम O टूवर्ड्स B. I repeat, मैंने क्या बोला? If two physical quantities are represented by two adjacent sides of the parallelogram, both in the sense of magnitude and direction, means the length of the side OA and OB are respectively magnitude of those two quantities, and the direction is first quantity A has direction from O towards A and B that of B O towards B. Then their resultant of addition is given by the diagonal passing through their intersection. तो O से C जो डायगोनल है, ये डायगोनल इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. मतलब OC इज B प्लस A. अब डेफिनेटली हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो हम इसको वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनको ऐड किया तो रिजल्टेंट विल बी ओसी. मींस रिजल्टेंट का लेंथ होगा ओ से सी लेंथ एंड डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओ टुवर्ड्स सी. देन ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर ये बात को फॉलो करती हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंगी. स्केलर्स ऐसा नहीं फॉलो करती हैं. जैसे स्केलर में आप बोलोगे 2 + 2 क्या होता है, तो स्केलर में 2 + 2 4 होता है. बट वेक्टर में 2 + 2 क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई वेक्टर में तो ये डिपेंड करेगा कि वो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है. जैसे 2 यूनिट ये है और 2 यूनिट ए है. अब डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, ऐसे भी डायरेक्शन हो सकती है 2 और 2 की ऐसे, और 2 और 2 की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ऐसे. देयर कैन बी मेनी डायरेक्शंस with respect to each other. They can be inclined at any angle. ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. अब मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा हूं, और ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. अब जरा ध्यान से देखो, सारी पॉसिबिलिटीज पर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. अगर मैं फर्स्ट, ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, अगर मैं फर्स्ट से ड्रॉ करता हूं तो एक रोम्बस बनेगा. रीजन ऐसे एक रोम्बस बनेगा. Or resultant will be this. But how does the resultant changes by changing the direction? इसको अगर मैं A बोल रहा हूं और इसको मैं B बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो आप देखो कि जैसे जब यहां हम लोग रिजल्टेंट ले लेंगे, ये वाला सिचुएशन, जब ये एंगल लेंगे तो उस केस में हमारा रोम्बस ऐसा बनेगा और इसका जो रिजल्टेंट है उसका लेंथ कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ये हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गई. तो कंटिन्यूअसली रिजल्टेंट चेंज हो रहा है डायरेक्शन से. और इसी तरह से अगर ये ले लेंगे, ये वाला केस, तो एक स्क्वायर बन जाएगा और रिजल्टेंट 2√2 हो जाएगा. ये 2√2 हो जाएगा, राइट. और अगर ये दोनों की एक ही सेम डायरेक्शन ले लें, दोनों की ए और बी दोनों को एक ही डायरेक्शन ले लें, तो 2 + 2 4 हो जाएगा. तो यहां पर 2 + 2 4 हो गया. बट इस केस में ये 4 से कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर 2√2 भी हो सकता है. और डेफिनेटली जब ये सिचुएशन लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल पे, अब जरा देखो तो रिजल्टेंट छोटा हो गया, 2 से भी छोटा हो जाएगा. तो 2 + 2, I just mean to say that whenever you are adding two vectors having same magnitude equal to 2 unit, then the resultant will depend upon the direction between those two vectors. और अगर ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब क्या होगा? आर यू एबल टू मेक आउट क्या हो रहा है? देखो तो जितना एंगल ऑब्ट्यूज 180 की तरफ ले जा रहे हो तो रिजल्टेंट रिड्यूस होता जा रहा है. इट इज गेटिंग शॉर्टर. वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये जस्ट अपोजिट हो गया, ये 2 हो गया और ये बी इधर उल्टा डायरेक्शन में 2 हो गया, तो रिजल्टेंट 0 भी हो जाएगा. इसका मतलब है कि इन वेक्टर क्वांटिटीज, in vector addition, 2 + 2 can be anything between 0 to 4. It can be 0, it can be 4, and it can be anything between 0 and 4. This is what vector addition means. But इलेक्ट्रिक करंट इसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में देखो, अगर मैं बोलूं एक जंक्शन है और ऐसा वायर है, राइट, इधर में 2 एम्पियर करंट फॉलो हो रही है, इधर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. यहां पर हमने क्या देखा,
अगर दो वेक्टर ए और बी हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो गया। बट करंट में इधर से 2 एम्पियर करंट, इधर से 2 एम्पियर करंट, तो रिजल्टिंग करंट क्या मिलेगी? 0 एम्पियर होगी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। बेटा वॉइस क्रैक हो रही है तो आई कांट हेल्प यू आउट बिकॉज सर माइक्रोफोन से नॉइज आ रही है ज्यादा। यस सर, बीच बीच में कल्पना से लेट मी चेक देन। तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है दूसरे के टेल से ज्वाइन करेगा और उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल एडिशन बोलो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर क्या है ये पहले से आपको पता था, जस्ट रिकैप हुआ। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समझ में आ गया। व्हेनेवर टू फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि एक का डायमेंशन जो है वो लेंथ है और दूसरे का टाइम है, तब नहीं। मतलब लेंथ है और दूसरे का फोर्स है तो नहीं कर सकते। Two physical quantities having similar dimension represented by two adjacent sides of the parallelogram, both in the sense of magnitude and direction. Then the diagonal passing through their intersection represent their resultant of addition, both in the sense of magnitude as well as direction. तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, तो ये हो गया A plus B, ये लेंथ हो गई इसका मैग्नीट्यूड, और ये एंगल हो गया इसका डायरेक्शन, फ्रॉम A या फ्रॉम B मेजर कर सकते हो। इसी तरह से ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी है। लिखेंगे आप नोटेशन। तो वेक्टर क्या है समझ में आ गया, वेक्टर का नोटेशन। तो बेसिकली देखो नोटेशन भी जो वेक्टर का आया ना वो कैसे आया, तो स्केलर्स को कैसे डिफाइन करते थे। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो सिर्फ लाइन सेगमेंट। मैंने आपको +1 बताया था, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, 3 बातें मैंने बताई थी। तो जस्ट उन्हीं को रिकॉल करके वहीं से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, लिखते जाओ। अ वेक्टर कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एंड algebraically by a permutation of 2 points. जैसे अगर मान लो एक लाइन है AB और इस पर 2 पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। आपको ये तो पता है कि लाइन है और उस पर कोई पॉइंट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड लाइन एक्सटेंडिंग बोथ वे टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। बट इफ देयर इज अ पॉइंट एंड लाइन इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड रे, है ना। दोनों साइड से अगर लिमिटलेस है तो लाइन है, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो ली तो ये रे है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा, और जब दूसरा एक पॉइंट लगा दो B, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल या फाइनल पॉइंट दे दिया, तब ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो दिस हैज फिक्स्ड लेंथ एंड इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और यही लाइन सेगमेंट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्केलर को, ठीक है। तो जैसे ये लाइन सेगमेंट जो है AB, ये एक स्केलर, इसकी लेंथ फिक्स्ड हो गई, तो ये एक स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। और AB स्केलर में AB लाइन सेगमेंट बोलो या BA, एक ही बात है, AB इक्वल टू BA। तो यहां डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है, और इसी को लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। मतलब लाइन सेगमेंट जिस लाइन का पार्ट है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं इसी तरह से और उस पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं A एंड B, एक A इनिशियल पॉइंट, एक B टर्मिनल पॉइंट। अब अगर हम A से B एक डायरेक्शन इंपार्ट कर देते हैं, तब ये होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसी को वेक्टर बोलते हैं। इसमें इसकी लेंथ हो गई, A से B डिस्टेंस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और नाउ AB एंड BA विल नॉट बी इक्वल, बिकॉज AB का मतलब क्या है, A से B की तरफ एरो टेल गेट्स यू द इनिशियल पॉइंट और एरो हेड गेट्स यू द फाइनल पॉइंट, और BA का मतलब है कि जस्ट कन्वर्स हो गया B से A की तरफ। तो AB इज नॉट इक्वल टू BA unless A and B become equal.
तो इसको बोलते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में और स्केलर में फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। और ये जो लाइन है ये इस वेक्टर की क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन। तो वेक्टर और स्केलर में फर्क सिंपल सा है कि लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर स्केलर एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट imparting a direction along with the line segment is called vector। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। लिखने का तरीका वेक्टर का क्या होगा, या तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर, और इसी को कभी कभी सिंपल एक लेटर से ए लिख ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। ए और ए बी लाइन सेगमेंट है जो वो ज्योमेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ स्केलर है, ये सारी बातें मैंने बता दी। एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है वो ज्योमेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ वेक्टर है। And what is line of action, what is support, what is initial point arrow tail, what is final point arrowhead, and if AB is A then it is not equal to BA, in fact BA will be minus A vector। तो AB and B are equal and opposite vector। तो अगर हम AB वेक्टर को A वेक्टर बोल रहे हैं तो देन BA वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ A वेक्टर। नेगेटिव का मतलब है मैग्नीट्यूड तो वही है, सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ए बी इज नेगेटिव ऑफ बी ए। तो दिस इज व्हाट वेक्टर क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली, और अलजेब्राइकली तो ऐसे ही लिख देते हैं सिंपली। तो इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर नोट करना सर। हाँ हाँ कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। If you are given two vectors, one has length 6 unit, A has length 6 unit, and there is a vector B which has length 4 unit, and they are inclined at an angle 60 degree. Can you get me the magnitude of its resultant using law of parallelogram of vector or triangle law of addition? What will be the magnitude of resultant? Magnitude R क्या होगा? अगर 6 यूनिट लेंथ और 4 यूनिट लेंथ के दो वेक्टर्स को 60 डिग्री एंगल पर अप्लाई किया जाए एक दूसरे से, तो उसके एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? तो आप कुछ इस तरह से अप्लाई करोगे ना, लॉ ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ए एंड दिस विल बी बी, और अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 हो गया। फिर कोसाइन फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना। अगर मुझे ये रिजल्टेंट आर चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, कोसाइन ऑफ 120 डिग्री इट इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 ए इंटू बी, या फिजिक्स में जो आपको बताया गया वो फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। यहीं से आप ये भी बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन 120 डिग्री। ऐसे बोल दें, क्या आएगा आंसर? आर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 36, बी स्क्वायर इज 40, 16 माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ए इज 6 इंटू 4 इंटू कॉस 120 क्या होगा? माइनस हाफ होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। तो दिस एक्चुअली टर्न आउट टू बी कितना? 36 प्लस 16 प्लस 24। तो ऑब्वियस सी बात है कि दीज टू बिकम 60 प्लस 16 76 रूट 76 और 2 रूट 19। तो ये है कि हाउ डू यू अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन तमाम किए होंगे फोर्स एडिशन का, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो कैन आई नाउ चेंज द स्लाइड? अब तो नोट कर लिया होगा सबने। यस सर। ग्रेट। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड वेक्टर्स नॉन जीरो दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ गिवन कन्वेक्स हेप्टागन ऑक्टागन। दो केसेस में आंसर करना है, फटाफट जल्दी से आंसर करो। सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, सोचना है। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन हेप्टागन है। हेप्टागन मतलब 7 sides। तो I will call A1, A2, A3, these are the various vertices। बोल रहे हैं कि find the maximum number of line segment and vectors, non-zero line segment and vectors that can be formed। तो number of line segment क्या होंगे? How many points are there? तो there are in totality 7 points। So how many vectors you can, how many line segment you can create using 7 point that you know permutation combination में किया होगा कि line segment के लिए हमें 2 point की जरूरत होती है। तो number of line segment क्या हो जाएंगे? Number of line segments is 7c2। as many pair of 2 point, as many pair of 2 point you can have। and number of vectors क्या होंगे? तो as we know that corresponding to one line segment say a1 a2 I can have two vectors a1 a2 or a2 a1। a1 a2 vector directed towards a2 and a2 a1 vector directed backward। so one line segment gets you two vector, so number of vectors is equal to twice the number of line segment। and 7c2 का मतलब कितना हुआ था बेटा? 7 into 8 26 था and it is double 52। and I hope you can think of those vectors, right? जैसे कि ये 14 वेक्टर तो आप देख ही रहे हो along the sides, ऐसे along the diagonals, ये सब इसमें काउंट हो गए। हर एक लाइन सेगमेंट से 2 बनेंगे। अभी तो मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट आपको दिखा रहा हूं। I'm not drawing all of them, just to give you a little of hint that what kind of things we are talking about, है ना? ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन से ये लाइन सेगमेंट है। हर लाइन सेगमेंट पे फॉरवर्ड बैकवर्ड करके दो दो, हर एक से दो दो वेक्टर्स मिलेंगे। एनीवे तो यू गॉट अ फील, राइट? हेप्टागन हो गया। ऑक्टागन में क्या हो जाएगा? ऑक्टागन में तो ऑक्टागन है तो यहां पर 8c2 and 8p2, 8c2 and 8p2।
बट अगर रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा तो वेक्टर्स का काउंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेगुलर नहीं इरेगुलर है, अगर रेगुलर ऑक्टागन हो तो क्या होगा देखो, थोड़ा सा वहां पर समझना पड़ेगा आपको। जैसे रेगुलर हेक्सागन है मान लो, ऑक्टागन तो छोड़ो, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो उस केस में क्या होगा वो मैं थोड़ा बता रहा हूं। अगर रेगुलर है तो अब ये भी मैं बताऊंगा कि कॉन्वेक्स का क्या मीनिंग होता है। बेटा इतना तो आपने पढ़ा होगा, जब कोई भी एंगल रिफ्लेक्सिव ना हो तो उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। मतलब ऑल इंटरनल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अदरवाइज पॉलीगन तो ये भी होता है, ये भी तो एक पॉलीगन है, ठीक है। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, तो वो नहीं, ये कनकेव पॉलीगन बोला जाता है। मिस्टर करण, इज दैट क्लियर? ओके। तो मैं क्यों बात कर रहा था कि अगर रेगुलर हो जाएगा तो जैसे देखो ये और ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड पैरेलल, तो ये सेम वेक्टर बोले जाएंगे। इसी तरह से ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो उसमें नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रेगुलर नहीं था इसलिए कोई इश्यू नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2a, what does it says? It says how many vectors can be perpendicular to a given line in a given plane containing the line. अब ध्यान से देखो, बोल रहे हैं कि एक लाइन है और उस लाइन को कंटेन करने वाला ये प्लेन है। मतलब अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो इसी लाइन, ये लाइन कहाँ ड्रॉ हुई है? इसी स्क्रीन पे ड्रॉ हुई है। तो ये स्क्रीन का प्लेन और ये लाइन है, मान लो दिस इज द लाइन और ये प्लेन है। How many vectors can be perpendicular to a given line in the given plane containing the line? इस प्लेन में, ये स्क्रीन के प्लेन में इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं? How many vectors are possible? What is your answer? Infinite vectors are possible. Reason being, if you draw a line perpendicular to this line, then along, if this be the line of action, अब इस लाइन ऑफ एक्शन पर हम इन्फिनाइट वेक्टर्स लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, और ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। I can have this vector, I can have that vector, we can have this vector, we can have this vector। तो तमाम वेक्टर्स पॉसिबल है। तो कितने वेक्टर्स पॉसिबल है? इन्फिनाइट वेक्टर। तो पहले वाले का आंसर आ गया इन्फिनाइट। What about B part? B part said how many vectors can be perpendicular to a given line in a space। मान लो ये स्पेस है, स्पेस में ऐसे लाइन है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर how many vectors can be possible perpendicular to this? So if I keep something which is perpendicular to this as a, and then if I rotate it like this, okay, so you can rotate it and you can change the direction, तो infinite number of vectors are possible। इवन अगर यूनिट वेक्टर मिले, एक यूनिट लेंथ का, अगर ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी यूनिट वेक्टर आर पॉसिबल परपेंडिकुलर टू अ लाइन इन द स्पेस, तो इनफिनाइट, बिकॉज एक ही सेम लेंथ रखो बट डायरेक्शन इंफिनिटी हो सकती है। इसके ऊपर ऐसा रोटेट कर सकते ना, इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया फ्लैग जैसा ऐसा, तो ये भी आंसर आ गया इनफिनाइट। I hope it is all clear to everybody. There is no query. Shall I go to the next question? Yes, sir. चलो जी, अब आपका टास्क है, एक क्वेश्चन मैंने दिया, आपको काउंट करके बताना है, ठीक है। आपको मिलते हैं 4 minutes to complete both the parts. Quick, take your time. What is your answer for the first part?
these both are the regular polygons. A is the regular pentagon and B is the regular hexagon. What will be the answer for part A? For regular pentagon. The good part of regular pentagon is that क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड वेक्टर्स नॉन जीरो दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस एंड सेंटर ऑफ अ गिवन कॉन्वेक्स रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागन. अभी मान लो एक सेकंड के लिए पहले सेंटर वाले पार्ट को हटा देते हैं. अगर मैं सेंटर नहीं लेता तो आंसर क्या आता, या चलो सेंटर लेके ही बात करो, सेंटर को लेके बात करो तो क्या आंसर आएगा बताओ. सेवन पॉइंट्स है टोटल, नंबर ऑफ पॉइंट 7 इंक्लूडिंग द सेंटर. सर 6 है पेंटागन में. पेंटागन में 6 है, बिल्कुल सही बात है. तो अभी लोग पेंटागन की बात करें तो 6 पॉइंट्स हैं. अब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उससे जो हमें वेक्टर्स या लाइंस मिलेंगे उनमें से कोई भी 2 लाइन कोलिनियर नहीं है. ऑल लाइंस आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो व्हाट वी कैन सी दैट केस अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट 6 हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले भी आपने बोला था कि लाइन सेगमेंट का नंबर कोलिनियरिटी से भी चेंज नहीं होता. कोलिनियर है तो भी लाइन सेगमेंट उतने ही आते हैं. लाइन सेगमेंट्स तो क्लियर है, आंसर आएगा 62, दैट इज 15. एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे इस केस में, तो बिकॉज इनमें से कोई भी 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो हर एक लाइन सेगमेंट से 2 वेक्टर फॉर्म होंगे, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड. तो नंबर ऑफ वेक्टर्स विल बी 2 into 15, that is 30, because all the line segments are such that no 2 of them are collinear. ठीक है, मतलब है कि इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है. तो no 3 point out of the 7 of the total 6 point are collinear, and therefore I would say that number of line segment 6, number of vectors number of line segment 15 and number of vectors 30. तो ये रेगुलर पॉलीगन रेगुलर पेंटागन तो हो गया. अब आते हैं रेगुलर हेक्सागन की. यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सिचुएशन. व्हाट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज इन हेक्सागन these 3 points are collinear, these 3 points are collinear, and these 3 points are collinear, and all these triangles are equilateral triangles. All these 6 triangles are equilateral triangles. So as far as number of points कितने हैं हेक्सागन में including the center? 7 points है, number of points 7 है. Hardly matters that there are 3 set of collinear points. Of them number of line segment will not change. तो number of line segment तो यहां भी उसी तरह से आएगा. number of line segments will be equal to 7c2, that is equal to 7 into 6 divided by 2. It turn out to be 21. But as we start counting the number of vectors, यहां पर दिक्कत है. वेक्टर में क्या दिक्कत है देखो, जैसे मान लिया मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 a5 a6 a6 a7. so ये जो 7 है along the side, if you are taking only one direction, one way counterclockwise and closing the loop, then you are going to get 7 different vectors because their directions are same. None of them are, although there are pair of parallel, but their direction is
ये इधर है तो ये उसका रिवर्स है ना। तो 7 तो ये आ जाएंगे अलोंग द साइड। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स along the sides is equal to 7। अब आप बोलोगे सर इसका रिवर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अगर रिवर्स लेंगे तो रिवर्स ये वाला जो वेक्टर होगा ये और ये एक ही डायरेक्शन में, तो ऑलरेडी टेकन, तो किसी के अलोंग रिवर्स वाला डायरेक्शन नहीं कंसीडर करेंगे। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा और कौन से होंगे? तो डू आई नीड टू कंसिडर दिस वेक्टर? नो, बिकॉज अगर ये वेक्टर लेंगे तो ये वेक्टर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये, अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर ये और ये तीनों पैरेलल है, तो ये हम कंसीडर कर चुके हैं, तो इनमें से कोई नहीं लेंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब सेंटर इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनी एडिशनल वेक्टर। तो सेंटर का होना नहीं होना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसके अलावा कौन सा मिलेगा? तो नंबर ऑफ वेक्टर्स along longest diagonal, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करो तो ये है वर्टिकली अपोजिट डायगोनल लॉन्गेस्ट। एक ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है, तो इसके अलोंग एक वेक्टर ऐसा मिलेगा ये फॉरवर्ड, और एक वेक्टर इसका बैकवर्ड, ये वाला लिया। ऐसे ही एक इसके अलोंग होगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक इधर और एक इधर, और एक ये वाला। तो 6 मिल गए, 6। and there is one more diagonal which is shorter than this। ये क्या है? अपोजिट को ज्वाइन किया, एक अल्टरनेट ज्वाइन करके जो डायगोनल बनते हैं वो ये डायगोनल बनेगा। देखो ये and this ये जो ट्रायंगल बना, आई एम कमिंग टू यू वासु, जस्ट होल्ड ऑन। ये जो डायगोनल बन रहा है बेटा, इसमें देखो तो इसमें एक ये वेक्टर बन रहा है और एक ये वेक्टर बन रहा है और एक ये वेक्टर बन रहा है, 3। और इनका तीनों का रिवर्स, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो 6। तो नंबर ऑफ vectors along shorter diagonal, it is equal to 6, and therefore number of vectors, total number of vectors कितने हो जाएंगे possible? It is equal to 6 plus 6 plus 7, it is 19। तो there are 19। अच्छा, along this sides हमने कितने लिए थे? 7 कैसे हो गया? 6 ही था बेटा। ओह, दिस वाज रॉन्ग, 6 था, 6। तो 18 6 plus 6 plus 6। ओके जी। तो मैंने बताया था कि रेगुलर हेक्सागन हो गया, ऑक्टो, जो रेगुलर फिगर्स होंगे ना उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी। तो ऑड नंबर में दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है? हाँ, अब बताओ किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट है इसमें? सर जो लॉन्गेस्ट वाला होगा सर डायगोनल, उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी सर अलोंग साइड वाला? एक मिनट, तुम्हारी आवाज पूरी क्लियर नहीं रही बेटा, क्या बोल रहे हो? सर जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा सर वो हाँ, अलोंग साइड के सर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा सर? किसके सेम होगा? सर नंबर ऑफ वेक्टर्स अलोंग द साइड्स। अलोंग द साइड्स बेटा, तो लेंथ तो डिफरेंट होगी ना। पहली बात है, ये जो लॉन्गेस्ट डायरेक्शन है, ये तुम यही बोल रहे हो ना कि ये जो वेक्टर है Yes. ये और ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है सर। पैरेलल है, बट उसका लेंथ तो डबल है ना। ऐसे इसका लेंथ भी डबल है, ऐसे इसका लेंथ भी डबल है, तो लेंथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो गया तो डिफरेंट वेक्टर माना जाएगा ना। हाँ, Okay, sir. आप ये बोल सकते थे कि सर अभी एक और पॉसिबिलिटी थी, इसको क्यों नहीं लिया आपने? फॉर इंस्टेंस ये
और ये, तो वहां पर मैं ये बोलूंगा कि जो ये, हाँ ये जो लिया ना ये और ये इक्वल है, सेम है, ऐसे इसके पैरेलल ये वाला आ जाएगा, ये वाला ऐसे इसके पैरेलल ये वाला आ जाएगा, तो ऑलरेडी उसको नहीं ले सकते हम, तो जो शॉर्टेड डायगोनल है वो एक ही ट्रायंगल वाला लेंगे, दूसरे ट्रायंगल वाला ऑलरेडी उसमें कवर हो चुका है। तो कहने का मतलब है मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एक वेक्टर की और स्केलर की समझ हो तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम बन सकती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी, उसको फिजिकल सेंस की बात नहीं, यहाँ सिर्फ काउंटिंग की प्रॉब्लम बन सकती है, और इसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन, आपको आपसे गलतियां कराई जा सकती है। एनीवे गो अहेड। तो ये तो हो गया वेक्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि वेक्टर्स हम किस किस तरह के वेक्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला लिखते जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नल वेक्टर, ये सब जानते हैं आप, जल्दी जल्दी मैं फिनिश करूंगा, फटाफट एक एक लाइन लिखते हैं। नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मींस इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वही मैग्नीट्यूड है। एंड जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर गए, तो उसका लेंथ जीरो हो गया। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो डायरेक्शन क्या होगी नल वेक्टर की? तो इट हैज नो डेफिनिट डायरेक्शन, यू कैन इमेजिन एनी डायरेक्शन। तो नल वेक्टर इज अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड इनडेफिनिट डायरेक्शन, इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन। और बिकॉज इसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, इसलिए इसको किसी भी वेक्टर में ऐड कर दो, जिसमें ऐड करोगे उसी की डायरेक्शन मान लेना। तो इसको ऐड करने, मैग्नीट्यूड इसका जीरो है, डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, तो इसी वजह से इसको किसी भी वेक्टर में ऐड करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर भी बोलते हैं। इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जैसे कि जीरो ऐड करने से नंबर नहीं चेंज होती, नल सेट को यूनियन करने से वो सेट नहीं चेंज होता, है ना। इसी तरह से जीरो वेक्टर ऐड करने से वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना तो डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम ओ वेक्टर से दिखाते हैं, या इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम, ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एज द नेम सजेस्ट, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है ना, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, अब इसका ये पार्ट जो देख रहे हो, ये दिस वन, अगर ये 1 यूनिट है और ये पूरा एक ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस पार्ट इज 1 यूनिट। इफ दिस इज 1 यूनिट, ये दिस मच, राइट, ये दिस मच, तो ये बोलेंगे कि इस ए वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। तो आप लिखेंगे यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हैविंग 1 यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड unit vector, and a unit vector along a given vector A is denoted as a cap। और आप जानते हो कि a cap कैसे मिलता है? How do you get the unit vector along a certain direction? तो मान लो ये a डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन के along अगर एक वेक्टर है a, this is vector a, और इसी वेक्टर के अलोंग अगर एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं, ओनली 1 यूनिट लेंथ का, तो ये वेक्टर जो है इसको हम बोलते हैं ए कैप। दिस इज ए कैप एंड दिस इज ए, और ये लाइन ऑफ एक्शन है LOA, ठीक है। तो ये ए कैप क्या है? तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ए से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो उस वो यूनिट वेक्टर क्रिएट करेगा उसी के अलोंग, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में, और प्लस माइनस अगर लगा दो तो उसके अलोंग आ जाएगा। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग 2 i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बिकॉज आई नो दैट आपको थोड़ा बहुत वेक्टर पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ विदाउट रेफरिंग कि ये क्या है कैसे है। तो अगर ये वेक्टर ए है तुम्हारा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप क्या होगा, ए कैप पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा, तो आप जानते ही हो इसके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, तो 4 + 1 + 4 इट कम्स आउट टू बी 3। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द यूनिट वेक्टर in the direction of A, and if you put plus minus it is unit vector along A। along का मतलब है उसकी लाइन ऑफ एक्शन के along, चाहे फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर के along यूनिट वेक्टर निकालना भी हमें आना चाहिए। तो आई थिंक नल वेक्टर क्लियर है, यूनिट वेक्टर क्लियर है। सो shall I move ahead? Yes, sir. नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर वगैरह। और बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस 3D में, हालांकि इस पर डिटेल में बात होगी, बट अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो 3D स्पेस होता है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर या 3 ऑर्थोगोनल लाइन से बना होता है। तो किसी भी पॉइंट से 3 लाइंस लेंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जैसे कि कुछ ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये 3 लाइंस हैं ऐसे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं ऐसा। तो दिस इज y, दिस इज x जो इनवर्ड इधर आ रही है ये डायरेक्शन में, ये दिस वन, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, राइट। तो ये 3 डायरेक्शंस देख रहे हो आप ऐसे। तो स्पेशली मैं वो तीनों डायरेक्शन यहां दिखा रहा हूं कि दिस इज x एक्सिस, this is y and this is z, एंड इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन ले रहे हैं। अब ये कुछ इस तरह से है कि ओ एक्स के अलोंग जो वेक्टर है उसको हम, यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलते हैं, दिस इज आई कैप। y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप बोलते हैं, तो दिस इज जे कैप। और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम k कैप बोलते हैं, तो दिस इज k कैप। तो दीज आर द 3 वेक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट विच आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और एनी वेक्टर आई कैप ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से हम क्या करते हैं, बेसिकली यूनिट वेक्टर है क्या, ये एक डायरेक्शन इंपार्ट करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में अगर मुझे कोई एक वेक्टर क्रिएट करना है तो हमें डिजायर्ड मैग्नीट्यूड का वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आई कैप कर देंगे, तो एक्स के अलोंग कोई भी डायरेक्शन, 2i कैप, 3i कैप, 4i कैप, these are the various magnitude vectors along x axis. Similarly a times j cap तो along y axis and z times k cap along z axis वेक्टर बना सकते हैं। तो ये 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। i cap, cap is for यूनिट वेक्टर। और फिर वही वाली बात होगी कि अगर मैं यहां से एक वेक्टर लिया along x axis ओ ए, मान लो इसकी लेंथ x है, तो ये x i कैप हो जाएगा। फिर हमने एक वेक्टर यहां से लिया पैरेलल टू y एक्सिस, y लेंथ का, तो ये हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी j कैप के अलोंग है और लेंथ y है अगर, तो ये y j कैप हो जाएगा, y टाइम्स j कैप। फिर एक डायरेक्शन लिया, एक लेंथ लिया, वेक्टर लिया यहां से वर्टिकल k के अलोंग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, अगर इसकी लेंथ z है तो ये z टाइम्स k कैप हो जाएगा। और फिर इसको हेड टू टेल अगर ऐड कर दो तो जो रिजल्टेंट बनता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ऐसा। तो दिस इज
क्या होगा भाई, 3 वेक्टर का सम है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इसी को बोलते हैं आर वेक्टर। दैट इज क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यूनिट वेक्टर आ गया, नल वेक्टर आ गया, कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिस्पेक्टिवली आई कैप जे कैप के कैप बोलते हैं, विच इज रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के अलोंग, दैट्स इट। आगे चलते हैं बेटा, ये सब तो बहुत एलिमेंट्री बात है। फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर, अब यहां से कुछ कुछ बातें ऐसी होगी जो प्योर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जिसको ध्यान से दो। फ्री वेक्टर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर वी कॉल एज फ्री वेक्टर्स? कोई बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री वेक्टर्स? जो पेयर में एग्जिस्ट ना करे। नहीं 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 नहीं, एनीवन एल्स? जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जिनका कोई हेड ना हो जिसका कोई, सर, मतलब इनिशियल पॉइंट ना हो फिक्स्ड। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। एक वेक्टर फ्री वेक्टर, देखो बेसिकली क्या, इनिशियल पॉइंट जो है ना, इनिशियल बोल दिया तुमने, तो इसका मतलब है कि वो भाई वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स, वेक्टर का लेंथ फिक्स, और अगर उसका इनिशियल पॉइंट तुमने फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया ना, वो कहां से मूव करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इफ अ वेक्टर हैज फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, अगर इनिशियल पॉइंट में फिक्स कर दूं, लेंथ ऑलरेडी फिक्स्ड है, डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो वो वेक्टर फिक्स हो गया। तो अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड वेक्टर हो गया, लोकलाइज्ड हो गया। और अगर उसका इनिशियल पॉइंट फ्री है, कहीं से भी ले जा सकते हो, लेंथ और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए उसको कहीं भी ले जा सकते हो, उसको बोलते हैं उसको फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो लिखेंगे फ्री वेक्टर क्या है? फ्री वेक्टर आर दोज वेक्टर विच हैव नो फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, मींस द वेक्टर which can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and sense of direction। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इंटैक्ट रखा जाए, उसकी डायरेक्शन को ना अल्टर किया जाए, बट उसको पैरेलली ट्रांसलेट किया जाए स्पेस में, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी, but because it doesn't have a fixed initial point, then it is called free vector। तो यूजुअली जैसे फोर्स है, ये सब क्या है, फ्री वेक्टर है, आप उसको फ्री वेक्टर जैसा यूज करते हो, तभी ना पैरेललोग्राम का इधर वाली साइड का जो वेक्टर है उसको, फोर्स को इधर ले लेते हो, ठीक है। एंड लोकलाइज्ड क्या है? द वेक्टर विच हैज अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर। अब यहां पोजीशन वेक्टर आप डिफाइन करिए। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? A vector determining the position of a point in three-dimensional space is called position vector। जैसे बेटा मान लो एक पॉइंट हमारा यहां है, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, इसको लोकेट करना, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहा है। तो इट इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट डायरेक्टिंग टूवर्ड्स पॉइंट। तो ये जो वेक्टर है वो P वेक्टर, इट इज कॉल्ड आर वेक्टर, या इसी को कभी कभी RP वेक्टर बोलते हैं। R स्टैंड फॉर पोजीशन वेक्टर। तो आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन, लिख दो फटाफट इसको, ये बहुत यूज होगा इसलिए इसको अच्छे से। अ वेक्टर OP determining or locating the position of point P obtained by joining origin to P, joining origin to P and directing towards P।
डायरेक्टेड टूवर्ड्स पॉइंट, मतलब ये पॉइंट को लोकेट कर रहा है, पॉइंट को दिखा रहा है, उसकी पोजीशन को दिखा रहा है, तो इसीलिए तो पोजीशन वेक्टर है ना, लोकेशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको। अब यहां समझो कि ये पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है। मान लो ये पॉइंट है XYZ पॉइंट, तो 11th में आपने थोड़ा सा 3D का बेसिक्स पढ़ा होगा कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से XY प्लेन पर, ये देखो X क्या है, Y क्या है, समझ रहे हो, ये X है और ये Y है और ये Z है। तो अगर आप XY प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो पॉइंट P से परपेंडिकुलर टू XY प्लेन, तो अब ये सी बात है कि ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये मिलेगा PM, ये M पॉइंट हो गया, और इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ था, XY प्लेन में Z 0 होता है, और बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू प्लेन मूव कर रहे हैं XY प्लेन, तो X और Y दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, है ना। XY प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब X एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, Y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, तो X कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, X कोऑर्डिनेट इसका X ही रहेगा, क्योंकि किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता। Y कोऑर्डिनेट Y ही रहेगा, Z 0 हो जाएगा, तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा XY 0। अब इसके बाद अगर मैं M पॉइंट से पैरेलल टू Y जाता हूं, X की तरफ, X एक्सिस की तरफ पैरेलल टू Y, तो जहां हम मीट करेंगे ये पॉइंट पैरेलल टू Y मतलब परपेंडिकुलर टू X, तो ये एंगल 90 है। तो अगर ये पॉइंट का X कोऑर्डिनेट X है तो इसका भी X कोऑर्डिनेट X ही रहेगा, तो ये पॉइंट हो गया X 0 0, क्योंकि Y और Z कोऑर्डिनेट यहां 0 हो जाएगा। लेट मी कॉल इट A, ये M है। सिमिलरली इफ आई मूव पैरेलल टू X एक्सिस फ्रॉम M टूवर्ड्स Y एक्सिस, तो क्या होगा बेटा, तो यहां से X के पहले ऐसे जाएंगे, ऐसे। अब जहां पहुंचेंगे, लेट मी कॉल दैट पॉइंट एज B। अब जरा देखो B, अगर X के पैरेलल जा रहे हैं तो Y के परपेंडिकुलर, तो ये Y के परपेंडिकुलर गया तो Y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, X 0 हो जाएगा, तो 0 0 Y 0, वेरी करेक्ट, 0 Y 0 हो जाएगा ये। और इसी तरह से अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं ये, और इसी तरह से इसी OM के पैरेलल P से ज्वाइन करें ऐसे ऐसे, Z के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है 0 0 Z हो गया, 0 0 Z। ठीक है जी, तो अब चाहो तो एक पैरेललोग्राम भी बन जाएगा, अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसा ऐसा। ऐसा, तो ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा पर्पस जो था वो समझो, किस लिए मैंने इतनी सारी कहानी करी उसको समझो। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ओपी, पोजीशन वेक्टर की बात करें, ओपी, ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये कितना है, ये AM कितना है, X, सॉरी लेंथ, लेंथ लिखते जाओ सिर्फ फटाफट, AM क्या है X, और AM वेक्टर क्या है X I के, X लेंथ है और J कैप, सॉरी X नहीं Y है, आई एम वेरी सॉरी, Y, ये लेंथ Y है और Y टाइम्स J कैप है ना। ऐसे ये कितना है, OA वेक्टर कितना है बेटा, OA वेक्टर O से A X I कैप, क्योंकि आपको पता है ना कि ये डायरेक्शन I कैप है और ये डायरेक्शन J कैप है और ये डायरेक्शन K कैप है, और ये लेंथ कितना, ये MP वेक्टर Z K कैप। व्हाट इज OP वेक्टर, तो हेड टू टेल एडिशन से जाओ, तो इट इज OA वेक्टर प्लस AM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, है ना। डू आई नीड टू इलेबरेट, OA वेक्टर ये, फिर AM वेक्टर ये, और फिर ये तीनों वेक्टर ऐसे ऐड हो रहा है ना। तो ये हो गया X I कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसी को आर पी या आर वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज अ वेक्टर whose x component is x coordinate of the point, y component is y coordinate of the point, and z component is z coordinate of the point। मतलब जो यहां मैंने बताया, इससे क्या सीखा आपने ये सीखा कि इफ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट 2, -3, 4, तो इट्स पोजीशन वेक्टर RP विल बी क्या होगा? 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। This is one thing. Secondly, what is the magnitude of this vector? तो magnitude of this vector क्या होता है? O से P की लेंथ है ना। तो अब देखो जरा, ये एंगल 90 है, तो अगर मेरे से कोई बोलता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड R, तो मैं ऐसे बोलूंगा, यहां कैलकुलेट करो, मैग्नीट्यूड R इज इक्वल टू OP लेंथ, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, एंड OM स्क्वायर क्या होगा? अब यहां देखो बेटा, जब हमने ये एंगल 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा? OAM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which OM is the magnitude hypotenuse, x and y are the other two sides, so OM square is OA square plus AM square, Pythagoras theorem, plus MP square, and now it is clear OA square is x square, AM square is y square, and this is z square। तो ये प्रूव कर दिया मैंने कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड आर हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आर समझ में आ गया। ठीक है, और कंपोनेंट मैग्नीट्यूड भी आ गया, और कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर कैसे आया, और पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। फ्री वेक्टर समझ में आ गया। लोकलाइज्ड क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पर फिक्स रहेगा, तो इसलिए ये मूव नहीं कर सकता। हर पॉइंट का एक यूनिक पोजीशन वेक्टर होगा। एवरी पॉइंट हैज यूनिक पोजीशन वेक्टर एंड एवरी पोजीशन वेक्टर हैज यूनिक लोकेशन इन द एक्स वाई जेड स्पेस। तो 3D स्पेस में हर पोजीशन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होगा। तो ये आप नोट कर चुके हैं, तो ये स्लाइड को मैं चेंज करने जा रहा हूं। हाँ, इसमें एक और बात देखो, अब ये सब बातें आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये एंगल, ये ट्राइंगल P को मैंने A से ज्वाइन कर दिया, समझ रहे हो? मैंने P पॉइंट को A से ज्वाइन किया। अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, देखते हैं कि आपका 3D विजुअलाइजेशन कैसा है। OAP ट्राइंगल का नेचर कैसा होगा? ट्राइंगल OAP इस ट्राइंगल में इनमें कौन कौन सा एंगल मैं 3 एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल OAP, एंगल AOP एंड एंगल APO। कौन सा एंगल आप जानते हो? एंगल तो सारे जानते हो आप, लेकिन इसमें से कौन सा एंगल है जो ट्रिवियली है और ऑब्वियस है, आपको दिख रहा है? APO। अच्छा, क्या है ये एंगल? OAP एंगल क्या है? वेरी गुड। OAP एंगल कितना होगा? वेरी गुड, यही बिल्कुल सही। OAP एंगल इज 90 डिग्री। अब ये देखो, दिखेगा नहीं इस डायग्राम पर, कैसे ये हुआ देखो, बिकॉज जो AP वेक्टर है, AP, ये देखो, ये इसमें A और P का, बिकॉज पॉइंट A इज व्हाट? x0 0,
और पॉइंट P क्या है, एक्स वाई जेड। तो इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ये दोनों वेक्टर का दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब है एपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस अगर ये है, देखो ध्यान से समझो, अगर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप जा रहे हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो वो कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होगा। जैसे ये ओ है और ये एक्स 0 0 है। अब मैं एक्स एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में कहीं पर भी जाऊं स्पेस में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट आता वही है कि किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो एक्स कंपोनेंट फिक्स हो जाएगा। तो इसमें हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही रहेगा। तो व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट डजंट चेंज, दैट मींस वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो वाई के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर जेड कांस्टेंट है तो जेड के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलो जी, अच्छी बात है। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर है, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इट इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, दैट्स इट। इसके बाद आप लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। जो मैंने बताया ये सारी बात मैंने डिस्क्राइब कर दी है, तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, जैसे यही मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात डिफाइन करूंगा, इसीलिए ये डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर क्लोज हो जाएगा। जैसे देखो यही बात है, मैंने बोला एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये सारा डिस्कशन जो मैंने बोला, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये वाला ओ आर, ये सब बातें हो गई। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी जो ज्वाइन किया, ऐड किया, फाइनली आंसर आ गया, ये सब कर दिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना, जिसके लिए मैं ये डिस्कशन कर रहा था, अब एक टर्म लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। एक आर वेक्टर है जिसका कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है ये हम डिफाइन कर रहे हैं। नाम देखो, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है। तो अगर कोई वेक्टर अगर है ना, तो किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायरेक्शन चाहिए होती है। तो एक, उस वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंगल, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, और फिर वो वेक्टर वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। अगर वो वेक्टर जेड से कितना एंगल बना रहा है, गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा, जब आप तीनों डायरेक्शन फिक्स करते हो तब जाके वेक्टर फिक्स होता है। तो अल्फा इज कॉल्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बीटा इज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड गामा एंगल इज कॉल्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। और इन्हीं एंगल्स का अगर हम कोसाइन ले लेते हैं, कॉस अल्फा, तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, cosine of the angle that vector makes with the corresponding axis is called corresponding direction cosine, are called direction cosines of vector। तो यहां पर बेटा 3 डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन को डीसी, डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं एल। इसका नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है एल, और ये होता है कॉस अल्फा। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के अलोंग है। ऐसे डायरेक्शन कोसाइन विद रिस्पेक्ट टू जेड, 3 डायरेक्शन कोसाइन, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग।
रिस्पेक्टिवली x के लॉन्ग l, y के लॉन्ग m, z के लॉन्ग n। ये क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू y cos बीटा, कोसाइन ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू z cos गामा। दीज आर द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जरा देखो बात क्या हो रही है, इसको समझो। ये कैसे इसका डिफाइन करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। अब O और ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, मान लो ये A या B कुछ भी ले लो, है ना। तो मैं बोल रहा हूं इसको A मानना, इसको B मानना, ठीक है। तो A है, मान लो यहाँ पे A। अब A का कोऑर्डिनेट क्या है? x 0 0। क्यों है वो तो आप जानते ही हो। क्यों? क्योंकि P से परपेंडिकुलर है यहाँ पर ना, P से ऐसे यहाँ आए तो भी x के परपेंडिकुलर है, फिर x के परपेंडिकुलर मूव करे तो x नहीं चेंज हुआ। तो अब यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को P को, और फिर यहां से ये ज्वाइन कर दूं। अब जरा ध्यान से देखना क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं पूछ रहा हूं कि ये एंगल, ये वेक्टर, ये अल्फा, ये वाला एंगल, तो ये P है, ये R वेक्टर है, और ये एंगल एक्स एक्सिस से जो बन रहा है अल्फा, ये 90, ये x है। कॉस अल्फा क्या होगा बेटा? व्हाट इज कॉस अल्फा? तो कॉस अल्फा हो गया तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट? बेस OA बाय OP, that is x upon r. R is the length OP. And what was r? Since r we have already calculated as the magnitude of OP vector, that is x square plus y square plus z square का root. तो it is equal to x upon root of x square plus y square plus z square. तो बड़ा सिंपल है। देखो, अगर मुझे x का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे ही कॉस बीटा क्या होगा? कॉस बीटा, तो हम यहां से ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये एंगल 90 है, ये y है और ये r है, तो ये y अपॉन r, OB अपॉन r हो जाएगा, OP y अपॉन r, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली कॉस गामा इज OC upon OP, Z upon R. So this would be definitely Z divided by under root x square plus y square plus z square. और यहीं से एक बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रही होगी, अगर ये n है, ये m है और ये l है, तो इफ यू ऐड स्क्वायर करके l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड सो इट इज r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो 1 हो गया। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर इज यूनिटी। तो क्या क्या डिस्कस हुआ? फ्री वेक्टर क्या है, लोकलाइज वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर एक टिपिकल एग्जांपल है फ्री वेक्टर का। वैसे एक सेमी फ्री, सेमी लोकलाइज वेक्टर भी होता है, एक्सियल वेक्टर, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वगैरह, तो बाद में बात होगी, फिजिक्स में ज्यादा जरूरत है। फिर मैंने बोला कि जो पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम लोकलाइज वेक्टर बोल रहे हैं, उसको, उसका पर्पस क्या है? पॉइंट के लिए एक वेक्टर डिफाइन करना। फिर उस मैग्नीट्यूड क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं। फिर यही एक लास्ट पॉइंट लिख दो और आज के लेक्चर को यहीं पर मैं क्लोज करूंगा। पहला लेक्चर है, मैंने बोला था पहला लेक्चर थ्योरेटिकली होगा इसका, तो ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल इसमें नहीं था। तब आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, जहां पर आपने डायरेक्शन कोसाइंस लिखा उसी के नीचे आप मेंशन करेंगे बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? तो डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट? अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, फ्रैक्शंस होंगी, कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गामा, तो वो फ्रैक्शंस होंगी 0 से 1 के बीच में, या रादर बोलो कि -1 से 1 के बीच में, है ना। अब उन फ्रैक्शंस को अगर एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तीनों को, तो
जो भी नंबर कॉरेस्पॉन्डिंगली मिलेगी, लैम्डा मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन, तीनों डायरेक्शन कोसाइन को सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जो एक सेट ऑफ 3 नंबर्स मिलती हैं उन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। तो लिख दो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन तो बता दिया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी इज डिफाइंड एज द एंगल व्हिच वेक्टर ओपी मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये डायरेक्शंस हैं, एंड द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब हमने डिफाइन कर दिया। अब एक लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। मतलब if L M N be the direction cosine, if L M and N, L M and N be DCs of the vector, then lambda L, lambda M and lambda N are set of 3 numbers, they are called direction ratios, DRs of vector. In fact, the components are nothing but a direction ratio of vector. कैसे? क्योंकि आपने बोला ना कि yx कंपोनेंट क्या है, तो x इज इक्वल टू r cos अल्फा और y कंपोनेंट क्या है, r cos बीटा, और z कंपोनेंट क्या है, r cos गामा। तो ये है r इंटू एल, ये है r इंटू एम, और ये है r इंटू एन। तो कंपोनेंट एक्स वाई जेड जिसको आप बोल रहे हो वो बेसिकली क्या है, तो ये दे आर नथिंग बट r इंटू एल, r इंटू एम, r इंटू एन, तो दे आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो सेम है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो डीसीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लेने के लिए डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं। तो आज के लिए ये जो एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजीज थी वो क्लियर हो गई, कंपोनेंट फॉर्म क्लियर हो गया, वेक्टर का बेसिक सेंस समझ में आया। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक्चुअली वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब व्हाट इज द अलजेब्राइक ऑपरेशंस आर वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स एंड हाउ दे आर ऑपरेटेड, और उस पर फिर सम्स कैसे करेंगे, वो सारा डिस्कशन, सेक्शन फार्मूला वगैरह वो अगली क्लास, सब्सिक्वेंट क्लास में स्टार्ट होगा। अभी आप क्या करेंगे, आज के डिस्कशन के अगेंस्ट में एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्यू पेजेस एंड फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज कर लेंगे, और सेकंड एक्सरसाइज भी मतलब कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट अभी उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक गेम और बुकलेट ये दोनों शेयर की जाएगी, मतलब टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस एंड गेम, वो हो सकता है कि आज ही मैं शेयर करूं और नहीं तो कल मॉर्निंग में। ठीक है बेटा, तो कल का मैंने जैसे आपको सभी को एक बार अनाउंस कर दे रहा हूं कि आज का जो डिस्कशन हुआ है प्रोबेबिलिटी का डाउट सेशन में, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा। कल डाउट सेशन के पहले, जिनका भी कल डाउट सेशन है वो लोग उसके पहले उस पूरे सेशन को देख जाएंगे, उसमें डी अरेंजमेंट एक कॉन्सेप्ट है पीएनसी का, वो डिस्कस हुआ है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। कल के डाउट सेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल्स करेंगे, तो आज वाले जो बच्चे आज का डाउट सेशन जो अटेंड किए हैं वो कल वाला डाउट सेशन देखेंगे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी के सारे डाउट सेशन सबको देखना कंपलसरी है, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होंगे पीएनसी के। ओके, सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ओके बेटा, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।